सुविधा के लिए खेद है जीजाजी को किसके साथ देखा था। मेरी नानी की चचिया सास की बेटी के बेटे ने मेरी बहन से शादी करने को इनकार किया। मेरी बहन से क्या कमी है तुझमें, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा था इस रिश्ते के लिए मुझे मना करेगा। 2 से 4 बार उससे इस बाबत पूछ क्या लिया कहता है कि आप मेरे पीछे क्यों पड़ी है। उसकी इतनी हिम्मत, मुंबई पढ़ने गया था तो प्राइवेट हॉस्टल में रहने के लिए कैसे मेरी जान पहचान का फायदा लिया। अब विदेश में नौकरी हो गई, अच्छी सैलरी मिल गई तो मेम भारी है उसे मुझे इनकार। बताऊंगी उसे, अरे जीजी छोड़ना, मुझे ऐसे भी पसंद नहीं था वह। तुम भी तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी थी। सभ्य तरीके से मना करने के बाद भी जब तुम साथ नहीं रही थी तभी उसने कहा ऐसा बात समझेगी नहीं तो क्या करे वह। और तब जब पहले से ही वह किसी के प्यार में है। अब तो मैंने भी जॉब ज्वाइन की है, कहां उसके साथ विदेश जाऊंगी। फिर मां पिताजी की तबीयत भी ऐसी कि उन्हें अकेला छोड़ा ना जाए, तो चुप कर रिश्ता सही था या नहीं यह अलग बात है। पर मेरी बात को वह टालने वाला होता कौन है। आज तक किसी ने बात नहीं टाली मेरी। अरे जी गुस्सा क्यों होती है जब मुझे करनी ही नहीं थी शादी। तू चुप करे, एक मेम के लिए मुझे ना कहा। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, और तेरे लिए तो कभी लड़का ना देखूं। कुन्नारी ही रह दीदी, क्यों खून जलाती है अपना। देखो 30 साल की उम्र में ही तुम कितनी चिड़चिड़ी हो गई हो। बीपी हाई हो जाएगा, बीमार पड़ोगी तो कंसीव नहीं कर पाओगी। जीजू कुछ कहते नहीं तुम्हें, तू चुप कर क्या कहेगा। वो उसकी मम्मी पापा के भरोसे चलती थी। उसकी जिंदगी अब दोनों गए, ऊपर तो मेरा ही मुंह ताकता है। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, आता ही क्या है उसे। मुझे कहेगा जीजी को लगता कि दुनिया जहान का सारा भार जीजी के ही कंधों पर है। पहले हम दोनों का साज कमरा था। 3 साल हुए इधर जीजी की शादी हुई और दादा दादी भी इहलोक सिधार गए। तब से उन लोगों का कमरा जीजी के नाम किया गया है। ज्यादातर जीजी अपने भोले भाले जरा गोल मटोल पति को रसोइये के जिम्मे छोड़ यहां आ जाती। यहां हम सब पर राज करने की पुरानी आदत उस की गई नहीं थी। जीजी के कमरे से फोन पर बात करने की आवाजें आ रही थी। क्यों छोड़े, क्यों ऐसे ही छोड़ दे। निकालती हूं हवा उसकी उधर। शायद जीजी की वह सहेली थी जिनके पति वकील थे। बात नहीं बनी शायद। जीजी ने फोन रख दिया। बड़ी उतावली हो, वह ऐसे किसी सज्जन को ढूंढ रही थी जो जीजी की बात न मानकर जीजी को अपमानित करने वाले दुर्जन की हवा निकाल सके। कौन मिलेगा ऐसा। जीजी सोच में पड़ी थी। मैं जीजी के कमरे में गई, उसे शांत करने का प्रयास किया। जीजी यह कोई इशू नहीं है, तुम ईगो पर क्यों लेती हो। तुम अब इस प्रकरण को बंद करो। मुझे नहीं करनी थी कोई शादी, अभी बहुत जल्दीबाजी होगी। शादी की बात करना मत कर। शादी में तेरे लिए लड़ भी नहीं रही। मेरी बात टाल जाए, मुझसे ही काम निकाल कर, वह भी विदेशी मेम के लिए, यह गलत है। मैं होने नहीं दूंगी। बड़ी अड़ियल और बेतुकी है। जीजी हूं तुझे, उससे क्या, तू अपने काम से काम रख। इसके 2 दिन बाद शाम को जीजी अपना फोन लाई। मुझसे कहा इन तस्वीरों में सबसे अच्छी वाली कौन सी है। क्यों तू बताना। यह वाली। मगर यह तो 4 साल पुरानी तस्वीर है, करोगी क्या। इसका एक दूसरी एफबी प्रोफाइल खोलकर उसमें मेरी सारी पुरानी पेंटिंग्स डालूंगी। अरे वाह सच जीजी, ये हुई ना बात। ये प्लान बढ़िया है। जीजी ने नया प्रोफाइल खोला और अपनी पुरानी पेंटिंग्स की तस्वीरें खींचकर उसमें डालती रही। वैसे समझ नहीं पाए कि पेंटिंग्स पुराने एफबी प्रोफाइल में क्यों नहीं डाली। जीजी को यहां आए 20 दिन तो हो ही चुके थे। जीजू के लिए हम सबको चिंता होती, वहां अकेले उन्हें दिक्कत होती थी। लेकिन जीजी से इस बारे में कुछ कहो तो उसका उत्तर हां मैं तो हूं ही पर आई। अब तू ही यहां राज कर, यहां रहने के खर्च देने पड़ेगा। क्या यह मेरा भी घर है, मेरा इस पर हक है। महीना भर हो गया तो जीजू ही आ गए। मोहतरमा ने वापस जाने को ठेंगा दिखा दिया। जीजू वापस चले गए। जीजी को लगातार फोन पर व्यस्त देखती कोलकाता के जिस मार्केटिंग एरिया में हम रहते हैं, वहां शाम होते ही बाजार और दुकानों में गहमागहमी रहती है। पहले जीजी के साथ अक्सर मैं भी मार्केटिंग को निकला करती थी, लेकिन अब तो जीजी का फोन ही सब कुछ था। कुछ दिनों बाद जीजी ने निर्णय सुनाया कि वह एक जगह पेंटिंग सिखाने को जाना चाहती है। कह दिया और शुरू हो गई। जीजू के लिए वाकई में चिंतित थी। एक सीधा सरल इंसान इस तरह बेवजह रिश्ते की उलझन में फंस जाए।
अफसोस की बात थी। जीजू को एक दिन मैंने फोन किया और उनसे जीजी के बारे में बातें की। मैं क्या कह सकता हूं, मेरी बातों को वह मानती नहीं। न ही इन 3 सालों में उसका अपनों से कोई लगाव देखा। दुनिया रुकती नहीं है ईशा, मेरी भी दुनिया चल रही है। उसे मेरी फिक्र नहीं है। कुछ बोलूं तो खाने को दौड़ती है। जीजी पार्क स्ट्रीट के ड्राइंग पेंटिंग स्कूल में क्लास लेने जाने लगी थी। जीजी ने एक विदेशी बाला से मिलवाया। 26-27 की होगी। गोल्डन बालों में वह एशियन लड़की भारतीय सलवार सूट बड़े शौक से पहने थी। जीजी ने इंग्लिश में परिचय कराया तो रशियन लड़की मुझसे गले मिली। फिर उसने टूटी फूटी हिंदी में जो भी कहा, उसका सार यही था कि वह अपने होने वाले पति के लिए सब छोड़ायर थी। लड़का अभी कोलकाता के किसी मल्टीनेशनल ग्राफिक्स डिजाइनिंग एंड कंपनी में काम करता है। पहले जब वह अमेरिका पढ़ने गई थी तो इस लड़के से प्रेम हुआ। लड़के के पिता जब बाद में चल बसे और लड़के की मां ने उसे यहां बुलावा भेजा तो लड़की ने भी लड़के के साथ आने का मन बनाया। इस रशियन लड़की सेल्विना दास्तावस्की की मां नहीं रही, सौतेले पिता है। अब उसका यह बॉयफ्रेंड ही सब कुछ है। सेल्विना की आंखों में एक मधुर संभाषण और बाल सुलभ कुतूहल देखा मैंने। वाकई वो बहुत प्यारी और निश्चल थी। मुझे भाग गई थी रात को जीजी घर आई तो मैंने पूछ ही लिया, अचानक कैसे वहां ड्राइंग सीखने जाने लगी? कैसे पहचान हुई सेल्विना से तुम्हारी? फेसबुक के मेरे नए प्रोफाइल पर तुमने भेजी थी रिक्वेस्ट। तुझे क्या करना? किसने भेजी जीजी? तुम सारी चीजों में उलझ कर रह गई, लेकिन जीजू के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। आखिर चाहती क्या हो? जीजू अकेले क्यों रहे? मैंने उनसे कहा तो है कोलकाता ट्रांसफर करा ले। नहीं, अपनी पैतृक संपत्ति छोड़कर किराए के मकान में आना नहीं चाहते। मैं क्यों नहीं बड़े शहर में रहूं? पर तू ये बता, तुझे क्यों इतनी फिक्र हो रही जीजू की? जीजी चुप कर। ढीले ढाले पाजामे को मेरे गले बांध दिया। सभी ने मिलकर बैंक की नौकरी है, वह कोई मर्द है। जीजी की बातें बड़ी चकित करने वाली थीं। मैं रात तक बेचैन रही। वे मुझसे स्नेह रखते थे। जीजू की लाचारी मुझे खलने लगी। मैंने उन्हें एक के बाद एक कई संदेश भेजे ताकि उनकी खैरियत पता चल सके। कोई उत्तर न मिला। मुझे तो मैंने फोन मिला दिया। फोन उठाया गया, लेकिन कुछ पल कानाफूसी सी आवाजें आने के बाद फोन कट गया। मुझे ऐसा क्यों लगा कि उस वक्त ऐसा कुछ था जो ना होता तो अच्छा था। कल की सुबह शनिवार की थी। जीजी अपना भला बुरा समझ नहीं पा रही थी। मैं तो समझती थी। ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लेने की ठान मैं सो गई। कोलकाता से बस में 4 से 5 घंटे लगते थे जीजू के शहर पहुंचने में। रात को पहुंची तो मेन गेट खुला था। बरामदे में पहुंच मैंने दरवाजे पर हाथ रखा तो अंदर से बंद था। मुझे लग रहा था कोई दिक्कत जरूर है। मेरी छठी इंद्री ने काम शुरू किया और मैंने बगीचे की तरफ खुल रही बेडरूम की खिड़की से हाथ अंदर कर धीरे से पर्दा हटाकर झंका। दृश्य ने मुझे सदमे में डाल दिया। जीजू और उनकी रसोई बनाने वाली रीना बिस्तर पर साथ। ये क्या किया जीजू तुमने? मुझे बहुत दुख हुआ। अभिमान और व्यथा से मैं तड़पने लगी। पर क्यों, क्या जीजी के लिए या और कुछ? मैं बरामदे में आकर बैठ गई। क्या मैं माफ कर दूं? जीजू को करना ही पड़ेगा। ठगा गया इंसान जीने की सूरत ढूंढ रहा है। थोड़ी देर में दरवाजा खोल रीना निकली। मुझे देख उसका चेहरा सफेद पड़ गया। किसी तरह नमस्ते किया और सरपट निकल गई। मुझे देख जीजू सकपका गए, अपना सिर नीचे कर लिया। मैं अभी कुछ कहती कि वे बोल पड़े, ईशा, मैं तुम्हारे परिवार का गुनहगार हूं। प्रभा को कितने संदेश भेजे, न ही जवाब दिया, न ही आई। मुझसे अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रीना के पति का शराब पी पी कर लीवर खराब हो गया है। उसे पैसों की जरूरत थी। सच तो यह है कि हम दोनों ही कंगाली में थे। वह गरीब है, दुखी है। मैंने उसे संभाला। उसने मुझे यथासंभव खुद के साथ लड़ते हुए। मैंने उनका हाथ अपने हाथों में लिया। क्या फिर भी आपने यह ठीक किया? जीजी को छोड़ो। कभी भी आपने मुझे जानने की कोशिश नहीं की। जीजू उम्मीद भरी आंखों से मुझे देखने लगे। क्या कोई 10 बार यूं ही किसी को संदेश भेजता है? आपके लिए शरीर ही सब कुछ है। मेरा संदेश आपकी खैरियत के बारे में होता है, लेकिन इसके पीछे की कोई बात। जीजू ने मेरे होंठ अपने होंठों से सिल दिए। मैं कल्पना कैसे करूं कि आसमान का सूरज आकर कहे कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। जीजू ने कहा,
मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, उनके गले लग पड़ी और हम भावनाओं में, अनुभूतियों में, प्रेम के आकंठ अमृत वर्षा में डूब चुके थे। ईशा, क्या सच ऐसा कभी हो सकेगा कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ? और रीना, मैंने छेड़ा। कभी नहीं विदा कर दूंगा उसे, माफ कर दो मुझे। फिर तो यह आप पर है, लेकिन मैं मोटा जो हूं, तुम इतनी स्लिम और सुंदर, उफ, आपका यह भोलापन सादगी मेरी जान लेगा। कौन कहता है आप मोटे हो? बस इतने मोटे हो कि 3 महीने की जिम ट्रेनिंग और डाइट सही कर आप बिल्कुल फिट लगोगे। और वो सारा कुछ मैं इंतजाम करवा दूंगी है, उसका भी मैं पता लगा पाऊं मम्मी पापा को। निहार के पास छोड़ने जा रही थी तो जीजी से अपनी वापसी का जो दिन बताया था, उसके एक दिन पहले ही पहुंच गई मैं घर। घर की चाबी मेरे पास भी थी। मैं अंदर पहुंची तो आशा के मुताबिक जीजी फोन पर किसी से लगी पड़ी थी। आज ही मिलो, तुम्हारी सेल्विना के साथ मैं लगभग गृहस्थी ही बसा चुकी। तुम जानते हो, पेंटिंग्स की वजह से मैं तुमसे जुड़ी। तुम पेंटिंग्स, ग्राफिक्स का काम करते हो और कहा भी था तुमने कि तुम मेरे लिए वे सब कुछ करोगे जिससे मेरी पेंटिंग्स को पहचान मिले। लेकिन तुमने तो मुझे गर्लफ्रेंड के हवाले कर दिया और भूल गए। क्या मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं सुनूंगी आज। मैं तुम्हें बुरी तरह मिस कर रही हूं। कल ईशा आ जाएगी वापस। आज रात सेल्विना को कोई बहाना बताकर मेरे पास आओ। सारी बातें सुनकर फिर मीन दरवाजा बंद कर मैं बाहर आ गई। आखिर वह कौन था सेल्विना का बॉयफ्रेंड? मगर क्यों कनेक्शन क्यों जमा? आके अचानक अंधेरे में रोशनी की तरह अपना नेपाली दोस्त अनादि याद आया। कॉलेज में 3 साल हम अच्छे ही दोस्त थे। अब वह कोलकाता में ही रहता है और सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई संस्थान चलाता है। बैचलर है। घर परिवार का झंझट नहीं मेरी मदद कर पाएगा। हमारे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में हम सभी जुड़े हैं और इस लिहाज से उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे थी। शाम के 6 बज रहे थे। मैं चल पड़ी उसके ठिकाने की ओर का घर था। वह ऑफिस में ही मिल गया मुझे देख वह इतना खुश हुआ कि मुझे कुछ हद तक यह भी लगा कि मैं पहले ही इससे अपनी दोस्ती जारी रख सकती थी। थोड़ी देर की बातचीत और कुछ स्नैक्स कॉफी के बाद मैं मुद्दे पर आ गई। मैंने उससे कहा, अनादि बात उतनी खतरनाक न सही, चिंता वाली तो है। मैं प्रोफेशनल तरीका अपनाकर ज्यादा हो हल्ला नहीं मचाना चाहती। बस जीजी की खुराफात बंद हो। मैं जानती हूं उसमें बदले की भावना बचपन से ही कुछ ज्यादा है। अगर किसी पर उसने टारगेट बना लिया तो उसकी खैर नहीं। मैंने अपनी शादी और उस लड़के के इनकार की घटना बताई ताकि कुछ सूत्र मिल सके अनादि को। सारी बातें सुनकर उसकी दिलचस्पी जगी। कहा, चलो कुछ तो खास करने का मौका मिला, वरना यह बिजनेस उबाने वाला है। देखो, हमारे पास 2 पॉइंट है। एक बदला जीजी का, दूसरा जीजू से पीछा छुड़ाकर किसी सुंदर लड़के के प्रेम में पड़कर अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना। तो इन 2 बातों में से कौन सी के लिए जीजी इतनी डेस्परेट है आज रात को वह सेल्विना के बॉयफ्रेंड को बुला रही है? सेल्विना के स्कूल में जीजी पेंटिंग सिखाती है। बाप रे, काफी मसले हैं। हमें क्या करना है? समस्या यह है कि जीजी के पास उस वक्त कैसे पहुंचा जाए जब जीजी का बुलाया व्यक्ति वहां मौजूद हो, क्योंकि मुझे घर में देखते ही वह पैतरा बदल देगी और विश्वास में न लूं तो गेम डबल करके मुझे उलझेगी। बेहतर यही होगा कि उसे विश्वास दिलाया जाए कि हमसे उसे कोई खतरा नहीं। तो एक बात हो सकती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनकर मेरे साथ घर चलो। जीजू के घर मम्मी पापा को छोड़ जब आ रही थी तो तुमसे मुलाकात हुई और कॉलेज के दिनों से मुझसे प्रेम करने वाले तुम अब मुझे पाकर खोना नहीं चाहते। जीजी हमारी शादी में मदद करे, मम्मी पापा और रिश्तेदारों को समझने में मदद करे, तो हम भी उनकी करतूतों पर आंख मूंदे ही साथ रहे हैं। मैंने प्लान बताया जो जीजी से कहना था। ऐसा क्या? नेपाली बाबू ने मेरी ओर बड़ी गहरी दृष्टि डाली। मुझे कुछ अटपटा लगा, फिर भी मैंने सहज रहकर बाकी बातें पूरी की। जब जानेगी कि हमें उसकी जरूरत है तो वह हमारा भी फायदा उठाना चाहेगी और वक्त वक्त पर हमें भी अपनी कारगुजारियों से अनजाने ही अवगत करा देगी। इसके लिए वह कुछ हद तक हमारी ओर से निश्चिंत रहेगी। वह मेरे इस प्रेम वाले कमजोर पक्ष की वजह से मेरी ओर से लापरवाह हो जाएगी, क्योंकि उसे लगेगा कि अब मैं ही खुद अपनी जरूरत के लिए उसके सामने झकी रहूंगी। अनादि सामान्य दिख रहा था। बोला, ग्रेट आइडिया, लेट्स प्रोसीड।
रात 9 बजे जब मैं और अनादि घर पहुंचे, अपनी चाबी से दरवाजा खोल हम अंदर गए। जीजी के कमरे में लाइट जल रही थी। दोनों बिस्तर पर व्यस्त थे। लड़का मेरी ही उम्र का, लगभग 27 के आसपास, गोरा, स्मार्ट और बहुत खूबसूरत था। हमने अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लिया। हमें प्रमाण चाहिए था और इसके लिए ग्रिल वाली खिड़की और पर्दे की आड़ हमारे लिए काफी थी। जीजी बीच बीच में लड़के से बातें भी करती जाती। सेल्विना को वापस जाने को कब कहोगे, रहने दो ना, उसे बेचारी का बहुत पैसा लगा है स्कूल में, तो मैं तुम्हें कैसे पा सकूंगी? शादी कैसे होगी हमारी? तुम बड़ी हो, उससे 4 साल मां नहीं मानेगी। अच्छा, तो सिर्फ मजे के लिए मैं जीजी होश खो रही थी। जीजी ने आगे कहा, और वह नेकलेस लाए? हाँ, हीरे की लॉकेट वाला ना? हाँ, कल 20,000 ट्रांसफर करने को बोला था बैंक में। किए करता हूं। अभी करो, इतनी जल्दी क्या है? फिर इस वीडियो को देखो, सेल्विना तो क्या हर जगह पहुंच जाएगा। अच्छा लगेगा, तुम ही बताओ। तनय वीडियो देखकर तनाव में आकर उठ बैठा। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? नहीं तनय, मैं तो बस सावधान कर रही हूं। सुख मुझे अकेले नहीं मिल रहा है, तुम्हें भी मिल रहा है, तो कुछ तो चुकाओगे ना? तनय ने मोबाइल से तुरंत रुपए ट्रांसफर कर दिए। जीजी शातिर गेम खेल सकती है, मैं जानती नहीं थी। मैं उलझती ही जा रही थी। हमने कैमरा बंद कर दरवाजा खटखटाया। दोनों संभल गए। कुछ देर बाद जीजी ने कमरे का दरवाजा खोला। हमने अपनी तय बातें उनके सामने रखी। जैसा कि पहले से मालूम था, वह भी इसी शर्त पर हमारी शादी में मदद को राजी हुई कि घर पर वे कुछ भी करे, हम उसके मामले में न दखल दे, न ही किसी से कुछ कहे। हमने उसका आभार माना और अपने कमरे में चले आए। 10 मिनट में अनादि चला गया। तनय भी थोड़ी देर बाद चला गया। जीजू यानी निहार का संदेश मिला। कब आओगी ईशा? साथ ही फोटो भी लाना। वाकई जीजू ने कमाल किया। बेहद स्मार्ट और स्लिम हो गए। सच प्यार में बड़ी शक्ति है। उनकी तस्वीर देख चकित थी। पता कर लिया था कि उन्होंने पार्क स्ट्रीट की एक कॉलोनी में सेल्विना के साथ मिलकर फ्लैट खरीदा था और सेल्विना के साथ तब तक लिव इन में था जब तक न सेल्विना को भारतीय नागरिकता मिले और उससे कानूनी प्रक्रिया के तहत शादी हो जाए। अनादि ने मुझे पता करने को कहा कि जीजी का इस तनय के साथ पहले से फेसबुक और चैटिंग का कोई रिश्ता है क्या? जीजी से पूछने की फिराक में थी कि अनादि का संदेश, ईशा क्या मेरी बनोगी? बड़ा मिस करने लगा हूं यार तुम्हें। या क्या? जीजी के केस के बीच यह नया गेम क्या है? 5 फुट 7 इंच का अनादि देखने भालने में गोरा, सीधा, सरल नेपाली नहीं। कहती कि मुझे 5 फुट 7 इंच की हाइट की लड़की के साथ बिल्कुल नहीं जमेगा। लेकिन मैं मन ही मन झल्ला गई, पर कोई जवाब नहीं दिया। क्या पता नहीं क्यों उसे दुखी कर पाई। उसका हंसता सा चेहरा मेरी आंखों के आगे घूम गया। जाने जीजी के मन में क्या था। उसने इन्हीं दिनों सेल्विना को अपना और तनय का वीडियो भेजकर अपने घर बुला लिया। वह भी उस वक्त जब तनय जीजी के साथ था। सेल्विना का रोते राते बुरा हाल था। वह लौट गई। सुबह तनय सेल्विना के पास वापस नहीं। मैंने अनादि को एक कॉफी शॉप में बुलाया। उससे कहा, क्या तुम भी इस गेम में उतर रहे हो? अनादि, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? फिर ये सब क्या है? चाहने की बात क्यों करने लगे? इसमें बुराई तो कुछ नहीं ना। हम उम्र है दोनों और दोनों की आय भी अच्छी है, दोस्त भी है। मैं तुम्हें पसंद भी करता हूं और मैं पूछोगे नहीं या जरूरी नहीं है, प्लीज बताऊंगी। पहले मेरे लिए हमारे इस काम को खत्म करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। फिर सेल्विना के स्कूल पहुंचकर सेल्विना हमें नहीं मिली तो एक बच्चे की मदद से पास ही उसके फ्लैट में पहुंचे। शाम के 5 बज रहे थे। सेल्विना ने दरवाजा खोला तो पूरे घर में अंधेरा पसरा था। खिड़की दरवाजे सब बंद। सेल्विना एक स्लीवलेस ऑफ व्हाइट बनियान फ्रॉक में बड़ी मुरझई सी लग रही थी। ब्रेकअप का दर्द साफ था उसके चेहरे पर। सेल्विना हमें ड्राइंग रूम में ले गई। हमने अपना परिचय देकर अपनी मंशा जताई। उसने पूरी जानकारी देने का वादा किया। मैंने पूछा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम से आइडिया लेता रहता था, तनय का बैकग्राउंड बताओ। कहाँ का है वह, कहां से पढ़ा? हवे लोग कोलकाता से है। ये असल में राजस्थान के लाला हमारे रिश्तेदार भी है, कुछ जिनकी लाला में शादी हुई थी। पढ़ा कहां से? हाँ, मुंबई। इसके पिता का नाम हरिनाथ और मां का नाम सुभागी है। हाँ, ऐसा ही कुछ है। तनय तो तुम्हारे ही साथ रहता है। उसकी मां कहाँ है? यहां से पास ही है उन लोगों का घर।
वह शाम को नौकरी के बाद वहां जाता था। कभी कभी मैं भी, सेल्विना, तनय का कोई पुराना सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास जिसमें उसके पिता का नाम दर्ज हो? सेल्विना ने अलमारी से एक फाइल निकालकर दिखाई। हां, यह तो वही शख्स है जिस पर जीजी ने बदले का प्रण किया था, यानी हमारी नानी के चचिया सास की बेटी के बेटे, यानी हमारी नानी की चचेरी ननद के बेटे, यानी हमारे चचेरे फुफेरे मामा तनय लाला। धन्य हो जीजी, तुम्हारे बदले की भावना हम सबको कहां लेकर गई। अब और तुम क्या करने वाली हो? तुमने तो बदले की भावना से न सिर्फ सेल्विना और तनय को बर्बाद किया, बल्कि और भी कई लोगों को उलझा। अब और क्या हासिल करना चाहती हो? सेल्विना ने ही बताया कि जीजी तनय से पहले ही से जुड़ी थी। बाद में तनय ने सेल्विना से जोड़ा जीजी को, मगर तनय धीरे धीरे जीजी के जाल में कब फंस गया खुद ही नहीं समझ पाया। हम सेल्विना को मदद का वादा कर बाहर आ गए। अनादि से मैंने पूछा, क्या अब तुम्हें मेरी मदद करने के लिए किसी शर्त की पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, मेरी कोई शर्त भी नहीं है। यह तो तुम्हारी इच्छा पर है कि तुम मेरी बनना चाहोगी या नहीं। तो पहले एक निर्दोष का दुख दूर करे, उसके बाद दूसरी बातें। जी आज्ञा, अनादि मुस्कुराया। मैं अनादि के फ्लैट में रहने चली गई। अनादि मुझसे चाबी लेकर मेरे घर पहुंचकर मेरे कमरे में जाकर सो गया। तनय सुबह वहीं से ऑफिस के लिए निकल गया। सभी यही समझते रहे कि बंद कमरे में मैं हूं। जीजी अभी नहाकर निकली थी और वह टॉवल लपेटे था। अनादि कमरे से निकला। जीजी उसे सामने देख अचंभित हो गई। अनादि उसे आगे कुछ समझने का मौका दिए बिना मेरे कमरे में खींच ले गया। अनादि अपने शिकार को काबू में करता हुआ धीरे धीरे उसे इस तरह तैयार कर चुका था कि वह खुद शिकारी बन जाए। गोरी रंगत का नया लड़का जीजी खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी जो उठकर इसका विरोध करे। आधे चंद्रमा के सामने जब आधी रात जीजी तड़प उठी तो उसने खुद ही यह बीड़ा उठा लिया। अनादि इसी इंतजार में था। सतर्कता से रखे कैमरे को अनादि ने अब ऑन कर लिया था। मैंने अनादि से क्षमा मांगी और उसके पैन में लगे कैमरे में कैद दृश्यों को देखा और उन्हें अपने फोन में लिया। मेरा काम बन गया था। सेल्विना और निहार को वे वीडियो भेजे और नोट लिखा, बुराई को फांसा गया है, अब न्याय होगा। मैंने सेल्विना से संपर्क किया और कहा, जल्द ही तुम्हें तुम्हारा प्यार वापस मिलेगा। तनय का फोन नंबर दो। उसने तुरंत दिया और मैंने तनय से उसके ऑफिस में लंच के समय मिलने का तय किया। मैंने जीजी उसके और हमारे बीच के परिचय सूत्र और बदले के इतिहास का पूरा विवरण दे डाला। इसके साथ ही जीजी के साथ उसका वीडियो उसे यह कहकर दिखाया कि यह जीजी ने तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल के लिए दिया था। किस तरह जीजी उसकी मेहनत की कमाई लूट रही थी याद दिलाया और अंततः जीजी और अनादि का वीडियो यह कहकर दिखाया कि कैमरा मैंने अपने कमरे में पहले से लगा रखा था। मुझे जीजी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तनय खूबसूरत तो था लेकिन वाकई कुछ नासमझ था। वह डर गया, यह औरत मेरे ऑफिस तक ना आ जा। तुम अपने फोन की सिम बदल लो, साथ ही अपने बॉस से मिला दो। मुझे तुम किस कदर मुश्किल में फंसे हो वह भी पहले की किसी गलती के बिना उन्हें समझ दूंगी, फिर तुम पर आंच नहीं आएगी। तनय ने हमारे सामने सेल्विना से माफी मांग ली। सेल्विना ने भी अपने प्यार को माफ कर नया जीवन शुरू करने का ठान लिया। अब बारी थी निहार और अनादि की। अनादि के दिल में अब तूफान मचा था। 34 साल के निहार जिम और डाइट कंट्रोल से 26 के लग रहे थे। मैंने मम्मी पापा और निहार को जीजी का एक एक कारनामा बताया। कहा मैंने जीजी के अविकसित दिमाग में बदला ईर्ष्या और वासना का अजब तालमेल है, इसलिए वह जिंदगी से तालमेल नहीं बैठा पाई। जो जैसा है उसे उसका प्रतिफल मिलता ही है, यही न्याय है। न्याय अपना पराया नहीं देखता और उसे देखना भी नहीं चाहिए। अनादि अपनी बात के लिए चंचल हो रहा था। मैंने अनादि से कहा, अनादि, तुमने जो हमारे लिए किया वह पूरी तरह निस्वार्थ था। किसी न किसी रूप में हम सबका स्वार्थ जुड़ा था। एक तुम ही ऐसे थे जिन्हें इस केस से कुछ भी लेना देना नहीं था। तुम्हारे लिए जो भी मेरे मन में है निहार से कहना जरूरी है। मैंने देखा उन दोनों की सांसें लगभग रुक चुकी थी। मैंने निहार से कहा, अनादि, अब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और निहार शादी के में जानबूझकर रुक गई थी। निहार का चेहरा देखने लायक था, पर अनादि का सताना सही नहीं था। मैं बोल पड़ी,
शादी के बाद हम अनादि के लिए दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिलकर ढूंढेंगी। निहार निहार की रुकी हुई सांसें जैसे चल पड़ी थी। ईशु निहार के मुंह से निकला अनादि उठकर निहार से गले मिला, फिर मुंह से और निहार से संपर्क में रहने की बात कह वह चला गया। उधर तनय और सेल्विना की शादी में जीजी को छोड़ सभी उपस्थित थे। जीजी को मम्मी पापा ने अपने गहनों और रुपयों से कुछ हिस्सा देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। जीजी के असामाजिक कृत्यों की वजह से जल्द ही निहार को जीजी से डिवोर्स मिल गया और मैं निहार की बन गई। हमेशा के लिए जीजी दिल्ली चली गई थी और वहीं एक स्कूल में नौकरी कर ली थी। दिल्ली से एक दिन जीजी का मुझे संदेश आया। उम्मीद नहीं थी, तू मुझे धोखा देकर जड़ से काट फेंकेगी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मन ही मन मथ रही थी मैं कि बदले की आग में इंसान खुद तो जल मरता है, दूसरों को भी अकारण जला देता है। अब अगर बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मैंने धोखा दिया तो जीजी इस असुविधा के लिए खेद है, पर अफसोस नहीं।